क्या? जरा सोचिए ना आप, किसका झगड़ा है? आप पूरी उठा के देख लीजिए। तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। अशांत क्यों है वहां पे? बेरोजगारी बढ़ने का कारण आपको बताता हूं। अफगानिस्तान में नाई की दुकान है क्या? जोर से बोलिए जरा। नाई की दुकान है क्या? क्योंकि क्लीन सेव रहना हराम। अब क्लीन सेव रहना हराम तो 1 लाख नाई की दुकानें बंद। बांग्लादेश में भी होने वाला है। बेरोजगारी बढ़ती कैसे? जितने ब्यूटी पार्लर चल रहे थे अफगानिस्तान पाकिस्तान में बंद हो गए, क्योंकि ब्यूटी पार्लर जाना हराम। जितने लोग फैंसी कपड़े बनाते थे वो दुकानें बंद हो गई, क्योंकि फैंसी कपड़ा पहनना हराम। जो कोई छोटा पहनता है, कोई बड़ा पहनता है, कोई लंबा पहनता है, कोई चौड़ा पहनता है, कोई स्लीवलेस पहनता है, कोई स्लीव वाला पहनता है, ऐसा है ना? भारत में सब लोग पहनते हैं अपनी पसंद के, वहां पहन सकते हैं क्या? तो वो कारोबार भी हराम। जितने फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि फिल्म बनाना हराम, सीरियल बनाना हराम, फिल्म देखना हराम। तो जितने वहां पे फिल्म वाले थे, सिनेमा वाले थे, वो भी बेरोजगार। म्यूजिक सुनना हराम, तो जितने कव्वाली वाली करते थे, जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी वाले थे, बैंड पार्टी वाले, उनका काम बंद हो गया। अब जब ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया, बैंड पार्टी हो गई, तो जो ढोलक बनाते थे, हारमोनियम बनाते थे, मजीरा बनाते थे, झांझ बनाते थे, उनका काम भी बंद हो गया। वही बेचेंगे किसको? खरीदेगा कौन? तो ये जो देश मैंने आपको लिस्ट बताई अशांत है ना, अशांत इसलिए है वहां बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी क्यों है? इतनी ज्यादा लिमिटेशन है, इतनी ज्यादा कंडीशन है, 50% आपका रोजगार खत्म। ये महाराष्ट्र में आपके बॉलीवुड वाले भी समझ लें अच्छी तरीके से, इनकी फिल्में तब तक बन रही हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। एक खान ब्रदर्स अच्छी तरीके सुन लें, और भी जितने भी कपूर खानदान है, जितने खानदान है, ये वेब सीरीज बनाने वाले, अश्लील वेब सीरीज बनाने वाले और भारत की संस्कृति को बर्बाद करने वाले, अच्छी तरीके समझ लें, वो फिल्म तब तक बना रहे हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। घटिया फिल्म तब तक बना रहे हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। अश्लील सीरियल तब तक बना रहे हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जो करोड़पति बन के बैठे हुए, अरबपति बन के बैठे हुए, खदेड़ दिए जाएंगे जैसे लाहौर से खदेड़ दिए गए थे। पहले फिल्म इंडस्ट्री भारत में नहीं, यहां पे बॉम्बे में नहीं होती थी। पहले जो भारत की फिल्म इंडस्ट्री थी लाहौर में होती थी। ये जितने आए हुए हैं सब उधर से ही आए हुए। पृथ्वीराज कपूर वहीं से आए, गुलजार साहब वहीं से आए, सुनील दत्त साहब वहीं से आए, प्रेम चोपड़ा का परिवार वहीं से आया, सब वहीं से आए। हमारे जो उस वाले भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो यहां नहीं थी, वहां थी, और खदेड़ दिए गए वहां से, और यहां आके फिर भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए फिल्म बना रहे हैं। वहां से खदेड़े गए लेकिन सबक नहीं लिया, सब कुछ छोड़ के आए वहां से। न जेठमलानी जी कुछ लेके आ पाए, न आडवाणी जी वहां से कुछ लेके आ पाए, न मनमोहन सिंह जी कुछ लेके आ पाए, न गुजराल साहब वहां से कुछ लेके आ पाए, न मिल्खा सिंह कुछ लेके आ पाए, न ये पृथ्वीराज कपूर कुछ लेके आ पाए, मोहिंद्र अमरनाथ के पिताजी लाला अमरनाथ कुछ लेके नहीं आ पाए। जितने भी हैं ये सब वहां से कुछ लेके नहीं आ पाए थे। लेकिन स्टॉकहोम सिंड्रोम इतना ज्यादा है, बीमारी होती, मानसिक बीमारी, कि यहां आए तो फिर भूल गए, और फिर भारत को बर्बाद करने के लिए गंदी फिल्में बनाना, सीरियल बनाना, और अकबर का महिमा मंडन करना, जोधा अकबर बनाना, पता नहीं क्या क्या बनाना। जिस ऋतिक रोशन के दादा को वहां से बनियान पहन के भागना पड़ा था पाकिस्तान से, उनका नाम रोशन था, राकेश रोशन के पिताजी का नाम रोशन साहब। रोशन साहब वहां से सब कुछ छोड़ के भाग के आए। अपने बेटे को तो बताया होगा ना मैं सब कुछ छोड़ के क्यों भागा। उसका बेटा अकबर का महिमा मंडन कर रहा है जोधा अकबर में, अकबर बन के। ये बीमारी खत्म नहीं हो रही है, इस बीमारी को हमें देखना पड़ेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा, तभी ये मामला ठीक होगा। सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म आपके महाराष्ट्र के मुंबई में चलता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये तराने आप लोग भी सुनते होंगे ना।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो फिर बैर रखना सिखाता कौन है? मुझे ये बताओ, ये बैर रखना सिखाता कौन है? ये अलकायदा के 14 आतंकवादी पकड़े गए, पढ़ा आपने अखबारों में? उसका मुखिया कौन है? डॉक्टर। आखिर ऐसी क्या टीचिंग है कि डॉक्टर आतंकवादी बन जाता है, प्रोफेसर आतंकवादी बन जाता है, इंजीनियर आतंकवादी बन जाता है, लेक्चरर आतंकवादी बन जाता है, कॉन्ट्रैक्टर उनको फंडिंग करना शुरू कर देता है, बड़े बड़े करोड़पति बिजनेसमैन उनको फंडिंग करना शुरू कर देते हैं? कुछ तो गड़बड़ है ना। अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये बैर रखना सिखा कौन रहा है? आप लोग गूगल करिएगा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप वर्ल्ड वाइड, तो आपको कुछ आतंकी संगठनों के नाम मिलेंगे। अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, अबू सयाफ, अदेन अभियान, अल हरमैन, अल इतिहाद, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार डाइन, बोको हराम, हक्कानी नेटवर्क, हरकतुल जहाद, हरकतुल मुजाहिदीन, जमीयतुल अंसार, जिहाद यूनियन, जैसे मोहम्मद, जैसे मुजाहरीन, जमात दौला, जमातुल अहरार, जामा इस्लामिया, जुंद अल अक्सा, जुंद अल खलीफा, लश्कर तोयबा, लश्कर झांगवी, लीबिया इस्लामिक ग्रुप, मोरक्को इस्लामिक ग्रुप, मूवमेंट फॉर जिहाद, मुजाहिदीन इंडोनेशिया, तहरीक तालिबान, ऐसे 60 संगठनों के नाम मिलेंगे। ये क्या शांति फैलाने के लिए बने हुए हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। मैं भी कह रहा हूं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन जब बैर रखना नहीं सिखाता तो ये बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहां के गांव के जो लोकल मुस्लिम्स हैं, वो अपने पड़ोसी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या? अगर आप 99 घर हिंदू रहता हो, उसके बीच में एक कोई मुस्लिम रहता हो और उसको कोई गलत तरीके से उसी गली का आदमी कोई परेशान करना शुरू करे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 20 हिंदू खड़े हो जाएंगे उसकी बचाने के लिए। आज तक कभी ऐसा हुआ कि जहां 99% जैन रहते हो और एक मुस्लिम रहता, उसने कभी पलायन किया हो? 99% जहां हिंदू रहते हैं, 1% मुस्लिम, कभी पलायन किया हो? लेकिन 50-50 होते पलायन शुरू, 50-50 होते पलायन शुरू। क्यों? अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो पिता के सामने बेटी का बलात्कार क्यों हो रहा है? अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो पति के सामने पत्नी का बलात्कार क्यों हो रहा है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो भाई के सामने बहन का बलात्कार क्यों हो रहा है? ये केवल चर्चा हमारे आपके बीच में नहीं, ये चर्चा करने की ड्यूटी खबर पालिका की है। इस बात पे सांसदों को बोलना चाहिए, विधायकों को बोलना चाहिए, मंत्रियों को बोलना चाहिए, जजों को बोलना चाहिए, पत्रकारों को बोलना चाहिए, कलमकारों को बोलना चाहिए, लेखकों को बोलना चाहिए, बुद्धिजीवियों को बोलना चाहिए कि आखिर क्या है ये। अगर मजहब नफरत नहीं सिखाता तो ये पत्थरबाजी क्यों होती है? मजहब नफरत नहीं सिखाता तो 1947 में लोगों को अंडरवियर बनियान पहन के क्यों भागना पड़ा? मजहब नहीं सिखाता 1990 में कश्मीर से क्यों भागना पड़ा? इस पे सबको चर्चा करनी चाहिए। जो हुआ सो हुआ। एक मैं आपको लेटेस्ट घटना बताता हूं। अभी आपने सुना होगा अजमेर में कुछ बलात्कारियों को आजीवन कारावास हुआ है, सुना आपने? लेकिन आपको पूरी कहानी उसकी नहीं पता। 1990 के दशक 1990 में राम मंदिर का मूवमेंट बढ़ना शुरू हुआ। प्रभात फेरी निकलना, रैलियां निकलना, जगह जगह विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में सब चल रहा था। उससे बदला लेने के लिए अजमेर में इसकी प्लानिंग हुई। तुम आओ, राम मंदिर बनाओ, हम तुम्हारी बेटियों का बलात्कार करेंगे। एक बेटी को फंसाया, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से 10वीं, 20वीं, 50वीं, 60वीं, 100वीं, सैकड़ों बेटियों को। अगर मजहब नफरत नहीं सिखाता तो जो सैकड़ों बेटियों का बलात्कार हुआ उसमें कोई एक भी गैर हिंदू क्यों नहीं थी?
अगर वास्तव में कोई बलात्कारी होगा, वहशी होगा, दरिंदा होगा, तो वो जाति देख के बलात्कार करेगा क्या? वो धर्म देख के बलात्कार करेगा क्या? अजमेर में बलात्कार किसका हुआ? ब्राह्मण बेटियों का हुआ, क्षत्रिय बेटियों का हुआ, माहेश्वरी बेटियों का हुआ, जैन बेटियों का हुआ, अग्रवाल बेटियों का हुआ। और एक दो नहीं, 10, 20, 50 नहीं, सैकड़ों। कुछ लोग 1200 कहते हैं, कुछ लोग 1500 कहते हैं, कुछ लोग 800 कहते हैं, मैं उसमें नहीं जाता, सैकड़ों। 1990 से शुरू हुआ, 91 में भी हुआ, 92 में भी हुआ, लगातार एक के बाद एक बहुत सारी बेटियों ने सुसाइड भी कर लिया, ब्लैकमेल करके। और कितना बड़ा सिंडिकेट था। स्मार्टफोन आज आपके पास है, हाईटेक कैमरे आज आपके पास है, सीसीटीवी आज आपके पास है, रिकॉर्डिंग का इंस्ट्रूमेंट आज आपके पास है। 1990 में था क्या ये? तो आप जरा सोचिए, उन वहशी दरिंदों को रिकॉर्डिंग का इंस्ट्रूमेंट किसने दिया? और वो सारे के सारे वहशी दरिंदे एक पर्टिकुलर दरगाह से जुड़े हुए, चुन चुन के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, माहेश्वरी, अग्रवाल, जैन, मारवाड़ी, चुन चुन के। और सजा हो रही है 2024 में, 32 साल के बाद। किसी को फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए। किसी वहशी दरिंदे को आजीवन कारावास हुआ? किसी वहशी दरिंदे की 100% संपत्ति जब्त हुई क्या? क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। बलात्कार तब रुकेगा जब 1990 में बलात्कार किया, 1991 में उसी चौराहे पर उसको टांग देते। बलात्कार तब रुकेगा जब जहां उसने गलत हरकत किया उसी के आसपास चौराहे पे, पार्क में, पब्लिकली उस गांव के एरिया के लोगों को बुला के वही उसको फांसी दे दीजिए। हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं, हमने 100% संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया नहीं, नागरिकता खत्म करने का कानून बनाया नहीं। हमने नागरिकता का कानून बनाया 1985 में, 1955 में कानून बन गया सिटीजनशिप एक्ट। अब बदला कब? 1986 में और 85 में। और क्या किस लिए बदला? असम में बांग्लादेशियों को नागरिकता देने के लिए। इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, इतने हत्या, बलात्कार, सब कुछ हुआ। आज तक आपने कभी सुना कि किसी वहशी दरिंदे की नागरिकता खत्म हुई हो? हुई आज तक? खौफ कहां से पैदा होगा?